देहरादून से बड़ी खबर है, जहां गन्ना किसानों को लेकर खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। नई पेराई सीजन में गन्ने के मूल्य को बढ़ाया जाएगा। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, तो वहीं सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। साथ ही सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया, जो कि गन्ना किसानों के हित में बड़ा निर्णय इसको माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया है। साथ ही आपको बताएं कि उत्तराखंड में गन्ना मूल्य में इजाफा किया गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी के साथ यहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा का कनेक्शन निकलकर सामने आया। शनिवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उत्तराखंड एसटीएफ ने बनभूलपुरा के आजाद नगर इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक मस्जिद का इमाम तो दूसरा उसका सहयोगी शामिल है। बताया जा रहा है कि दोनों का ही कनेक्शन पाक प्रायोजित आतंकी संगठनों से है। एनआईए दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। गिरफ्तार इमाम का मौलाना आसिम कासमी है, जो बनभूलपुरा इलाके में आजाद नगर में बनी बिलाली मस्जिद का इमाम था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकियों के इमाम आसिम का कनेक्शन निकला है। यही नहीं, मौलाना आसिम इलाके में इस्लामिक शिक्षा देने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी धार्मिक पोस्ट किया करता था। एनआईए ने मौलाना के साथ ही उसके साथी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम नजर कमाल है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन इसका ज्यादा समय मौलाना के साथ ही बीतता है। नजर कमाल हल्द्वानी के ही गौजा जाली का रहने वाला है। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन देवभूमि का संदिग्ध आतंकी कनेक्शन सामने आने से हर कोई हैरान है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके से एक मौलाना को गिरफ्तार करके ले गई है। ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद हजरत बिलाल है और ये लाइन नंबर 8 में है। आजाद नगर में बनभूलपुरा का इलाका है ये, और ये बड़ी मस्जिद है। यहीं से देर रात यानी शनिवार तड़के कहना चाहिए, यहाँ से जो इसके मौलाना है, मौलाना आसिम, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो मौलाना आसिम थे, ये यहाँ के इमाम थे। यहाँ नमाज पढ़ाने का काम किया करते थे, साथ ही उर्दू पढ़ाने का भी काम किया करते थे जो आसपास के बच्चे थे। तो एहतियातन यहाँ पर जो पुलिस बल है, उत्तराखंड पुलिस के जवान, उनको तैनात किया गया है। और जो आसपास का आपको एरिया भी दिख रहा है, वो भी एक तरीके से सैनिटाइज किया गया है। और ये जवान, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मसला है, और ठीक इसके पीछे जो मौलाना आसिम थे वो रहते थे, उनका परिवार इस गली में रहता था। और बताया जा रहा है कि पिछले 3 से 4 साल से वो ये लगातार इस मस्जिद से जुड़े हुए थे और धार्मिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। और यही नहीं, बल्कि वो सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। इंस्टाग्राम पे वो एक अपना पेज चलाते थे जिसमें धार्मिक शिक्षाएं देते थे, और बाकायदा उनका पुलिस बल से भी कोऑर्डिनेशन रहता था। और जो मीटिंग्स होती थी यहाँ शहर की सुरक्षा को लेकर के, शहर की शांति को लेकर के, उसमें भी हिस्सा लेते थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस मस्जिद के जो इमाम हैं वो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आरोप है कि जो जम्मू कश्मीर के कुछ टेरर ग्रुप्स हैं, उनसे उनके कुछ कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो पूछताछ कर रही है। और ये जो मौलाना थे, मूलतः उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के दड़ियाल के रहने वाले थे। और मैंने जैसे बताया कि पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है वो दे रहे थे। ऐसे में उन्होंने किन किन लोगों को क्या किसी उकसाने का काम किया है, या कोई हकीकत में उनका कोई टेरर कनेक्शन है, इस सब बात जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जांच के दौरान साफ करेगी। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। हल्द्वानी से गिरफ्तारी के बाद एनआईए की टीम नैनीताल पहुंची, जहां नैनीताल मस्जिद के इमाम मोहम्मद नईम से पूछताछ की। पुलिस ने तल्लीताल के मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद नईम से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार हल्द्वानी में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद नैनीताल में भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एनआईए की टीम भी छानबीन कर रही है। इमाम मोहम्मद नईम और उनकी पत्नी के साथ और बेटे के साथ बयान लिए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में पकड़ा गया मस्जिद का इमाम कई बार नैनीताल आया है और यहां के मरकज में कई बैठकें की हैं। नैनीताल से गिरफ्तार इमाम हल्द्वानी के इमाम का भांजा है।
आज हल्द्वानी में जिस तरह से एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, बनफूलपुरा में कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, उसके तार अब नैनीताल भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये नैनीताल की तलीताल वाला इलाका है और ये जो बूचड़खाना वाला इलाका है वो है। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो ये मस्जिद है इसका मुख्य गेट है और इसके ठीक सामने शाह गेस्ट हाउस है। हालांकि जो शाह गेस्ट हाउस का 101 नंबर कमरा है वहाँ पे लगातार पूछताछ चल रही है। जो मस्जिद के इधर जो मस्जिद है हमारी, इसके जो इमाम हैं इनको पकड़ा गया है। ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो इमाम है उसके भांजे को गिरफ्तार हल्द्वानी में किया गया है और वो कई बार इस मस्जिद में यहाँ आया है। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से पूरी घटना दिल्ली में हुई है उसके बाद जो हल्द्वानी में गिरफ्तारियां हुई हैं उसके तार कहीं ना कहीं अब नैनीताल तक दिखाई दे रहे हैं। तो जो उस तरफ देख सकते हैं कि जो शाह गेस्ट हाउस है, यहाँ का जो रूम नंबर 1 है, वहाँ पर लगातार इस तरह की जो पूछताछ है वो चल रही है और करीब 7 घंटों से ये पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी कुछ भी निकल के सामने नहीं आ पाया है और हो सकता है कि इस मामले में भी नैनीताल से कुछ चीज़ें निकल के आएँ। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना को दिल्ली में अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार नैनीताल तक इस तरह के जो तार हैं वो जुड़ रहे हैं और जो आसपास की जो ज़मीनें हैं उन पर भी ये देखा जा रहा है कि किसने कहाँ कब्जा किया था और ये तमाम जांच के विषय हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की घटना के बाद अब नैनीताल तक जांच की आंच पहुंची है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नैनीताल भी अब बारूद के ढेर में खड़ा हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दून पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में बॉर्डर चेक पोस्टों से लेकर आंतरिक मार्गों तक गाड़ियों और लोगों की जांच की गई है। धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस ने सख्त निगरानी रखी है। अभियान के दौरान 1400 से ज्यादा गाड़ियों और 2700 से ज्यादा लोगों की जांच हुई है। बाहरी राज्यों से आने वालों से पूछताछ और वेरिफिकेशन किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अभियान संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार जारी रहेगा कहा। देखिए, इसमें पुलिस मुख्यालय के भी निर्देशों, साथ ही साथ जिले में भी बताया गया है कि रैंडमली, चाहे वो दिन में, रात्रि में, और स्थान अलग अलग स्थानों पर बैरियर लगाकर, साथ ही साथ जो फोर्स भी पर्याप्त संख्या में रहे और जो है हमारी चेकिंग का जो स्तर रहे वो वाहन की चेकिंग के साथ साथ व्यक्ति या इसके साथ अगर कोई सामान लगेज लेके जा रहा है तो उसको भी चेक किया जाए और ये रैंडमली ऐसी गाड़ियों को रोका जाए, खासकर ऐसी जो प्रदेश के बाहर की गाड़ियाँ हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहे, जहां सीएम कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के स्कूल में गीता का पाठ अनिवार्य किया गया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के काम हो रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू किया जा रहा है और सभी के लिए एक समान कानून की व्यवस्था की गई है। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में केदारनाथ और मानसखंड के मंदिरों को सजाने संवारने का काम भी चल रहा है। पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने आज देश भर से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रांतों से कल्चर को अपनी वेशभूषा के जरिए प्रदर्शित किया। उत्तराखंड की संस्कृति की भी झलक रैली में दिखाई दी। देश भर से आए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फूल बरसाए और स्वागत किया। सीएम धामी ने छात्र जीवन के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में एबीवीपी की भूमिका पर जमकर तारीफ की। देश में उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाने की मांग तेज हो रही है। साथ ही शिक्षा विभाग के बंटवारे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने में दिक्कतें भी आ रही हैं। ये मुद्दे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन में उठाए दिए।
जहां बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर रोजगार सृजन तक के कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां अधिवेशन जारी है। दूसरे दिन बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा और इस पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। अधिवेशन में शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिस तरह बांटा गया है उससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। मेडिकल एजुकेशन एक विभाग में, टेक्निकल दूसरे में और संस्कृत विश्वविद्यालय का अलग विभाग, ये बंटवारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा बन रहा है। हमने इस अधिवेशन में हायर एजुकेशन को केंद्र में रखकर हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। ऐसे डिफरेंट फ्रेटर्निटीज के इंस्टीट्यूट जो अलग अलग चल रहे हैं, हमारी डिमांड है कि सभी पूरे एजुकेशन को एक ही छत्र, एक ही संरचना के अंदर लाया जाए, ताकि क्या हो कि उस पे एक समग्र रूप से शिक्षा की, भारत की शिक्षा का विचार हो सके कि शिक्षा तो हर क्षेत्र में है, तो उसका विचार एक समग्र रूप से हो सके। इसके लिए सभी को एक संरचना के अंदर लाने की आवश्यकता है। अधिवेशन में रोजगार सृजन पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने माना कि सभी को नौकरी देना संभव नहीं, इसलिए रोजगार के नए अवसर कैसे बढ़ा जाएं, इस पर काम करने की जरूरत है। आज हमारे भारत में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट कहीं भी हो, कौन से भी सेक्टर में हो, तो उसमें स्किल बहुत जरूरी है। तो स्किल की कमियां बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं दे पा रही है, तो उस विषय पे बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए। विद्यार्थी परिषद में कई तमाम ऐसा रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं जिससे युवाओं को बेनिफिट्स हो और शिक्षा में बदलाव लाए जाए, और ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाएंगे आज का समय में, आज के दिन में, जो विद्यार्थी परिषद अपना जो विद्यार्थियों का आवास बनकर और शिक्षा संस्थान में बदलाव लाया जाए। ऐसा 3 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन में पारित फैसलों को कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में छात्रों के सामने रखेंगे। यही एबीवीपी की आगे की रूपरेखा तय करेंगे। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिसंबर को रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। सीएम धामी के दौरे से पहले रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और संभावित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को लेकर दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम पहुंचेंगे। कार्यक्रम के बाद कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वो बहुत तेजी से उस तरफ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। यहाँ के प्रधानाचार्य गोविंद विशाल जी उसको से देख रहे हैं, पूरी टीम देख रही है। मैं तो निरंतर संपर्क में हूँ, मंत्री कर ही रहा हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने युवा सिविल सेवकों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में अपनी भूमिका को समझने और कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को नागरिक सैन्य समन्वय का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए कहा कि इस दौरान प्रशासनिक मशीनरी और सशस्त्र बलों ने मिलकर सूचनाओं का आदान प्रदान किया और जनता का विश्वास जीता है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान के दुर्व्यवहार के कारण सीमा पर हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय में शनिवार को देशभक्ति और अनुशासन के अद्भुत दृश्य के साथ अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। लैंसडाउन के परेड ग्राउंड पर जाबाजों का जोश देखते ही बन रहा था। 31वें हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग के बाद कुल 464 अग्निवीर रिक्रूट्स भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए। इसमें गढ़वाल के साथ ही प्रादेशिक सेना के अग्निवीर जवान भी शामिल थे। परेड की सलामी समीक्षा अधिकारी ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर ने ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और अपने संबोधन में नए अग्निवीरों को राष्ट्र सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संदेश दिया। लैंसडाउन से ऐतिहासिक गढ़वाल राइफल्स मुख्यालय में आयोजित पासिंग आउट परेड में अग्निवीरों ने शानदार ड्रिल और मार्च पास्ट किया। जवानों के कदमों की ताल और युद्धक कौशल देखकर परेड ग्राउंड तालियों से गूंज उठा।
परेड के बाद सेना का हिस्सा बने जवान परिवारों से मिले, जो बेहद खुशी का पल नजर आया। First of all, it's a privilege to attend this ceremony or parade, and I'm very happy that he have done all the hard work he have done. Finally, he made through it, and it's a very very amazing feeling. बहुत अच्छा लगा बेटा। हमको तो यहाँ पे हमारा लड़का यहाँ पे लैंसडाउन में ज्वाइनिंग कर रहा है और हमें तभी तो आए यहाँ। हमारे लड़के की कसम परेड थी आज, तब आए हम यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत किया था इसके लिए। बहुत दिनों के बाद अब सैनिक बनने का मौका मिला है हम लोग को। बहुत दिनों के बाद अपने मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुशी लग रहा है हमको, और बहुत कठिन परिश्रम के बाद हमको ये अपना ड्रीम पूरा कर सके हैं हम लोग। और हम लोग जैसे कि वेस्ट बंगाल से हैं और ये गढ़वाल ग्रुप का हिस्सा बन के हमको बहुत खुशी लगा। इस बार का हमारा अग्निवीर बैच काफ़ी बड़ा है, साथ में हमारे पास प्रादेशिक सेना का भी बैच है, तो इसलिए ये बैच बड़ा होने के कारण पासिंग आउट परेड 2 हिस्सों में की जा रही है। पहला जो कि आज 464 अग्निवीरों ने आज कसम ली और वो आज सैनिक बने, और इसके बाद 2 दिसंबर को एक और भव्य परेड होगी। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके कारणों पर शोध अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्लेशियर झीलों के निकासी के इंतजाम नहीं हुए तो हिमालयी बेल्ट में ऐसी आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट में इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन हुआ। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को आई धराली आपदा ने देश को हिला दिया था। घटना के कारणों पर कई संस्थान रिसर्च कर रहे हैं। यूकॉस्ट के अनुरोध पर वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भी घटनास्थल पर जाकर अध्ययन किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि उस दिन उत्तरकाशी में बारिश का रिकॉर्ड 100 mm तक नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रॉपर डॉपलर रडार या सिस्टम न होने के कारण सही डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन खीर गंगा में नदी में अचानक आई तेज बारिश ने तबाही को जन्म दिया। हमारे सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है। एक बहुत इंटेंसिव रेनफॉल सिचुएशन था जो एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में इम्पैक्ट किया, लेकिन डेफिनेटली इट हैड ऑल एविडेंस ऑफ बीइंग ट्रिगर्ड और एक्चुअली दिस वाज इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्टिंग या हमारा जो मोरेन है, मोरेन के अंदर जो डेड आइस है, वो डेड आइस का मेल्टिंग होते रहना ओवर टाइम, ये हमने पास सैटेलाइट डेटा से भी देखा। और उस टाइम में वो हाई इंटेंसिव रेनफॉल ने उसको जो मोरेन कोलैप्स किया, इट एक्सपोज डेड आइस। हिमाचल, सिक्किम से लेकर उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी जैसे इलाकों में पिछले कुछ सालों में कई छोटी छोटी झीलें बनी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये झीलें अगले 5 से 10 साल में विकराल रूप ले सकती हैं, इसलिए निकासी के इंतजाम अभी से करना जरूरी है। ग्लेशियर का पिघलना आपदा का बड़ा कारण है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने से वहाँ पर जो ग्लेशियल झीलें बन रही हैं, ये आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। अभी जो बात हो रही थी सिक्किम मॉडल पर, उससे कम खतरा उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, चमोली में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार ग्लेशियर पिघल रहा है और नए नए झीलों का निर्माण हो रहा है। ये बात अलग है कि वो झीलें अभी छोटी हैं, लेकिन आने वाले 5-10 साल में ये झीलें अपने विशालतम रूप में आएंगी, जो निचले भागों के लिए एक बहुत बड़ा आपदा होंगी। उत्तराखंड जैसे फ्रेजाइल जोन में आपदा बड़ी चिंता बन रही है। ऐसे में कैसे बचाव के उपाय किए जाएं, इस पर देहरादून में देश भर के वैज्ञानिक अपनी राय और सुझाव शेयर कर रहे हैं। भारती सगलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। ऊधम सिंह नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां 36 लाख की स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां नानकमत्ता इलाके में सक्रिय तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयास कर रही थी और यहां रुद्रपुर हाईवे पर सुक्खा को पकड़ा गया। उसके पास से 120 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत 36 लाख है, 315 बोर का तमंचा जो है अवैध तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
नानक मत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया। देहरादून की सड़कें अब रेस का ट्रैक बनती जा रही हैं। रफ्तार, स्टंट और सोशल मीडिया के नशे में युवा लाइक्स के पीछे जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। हैरानी की बात यह कि खतरनाक शौक अब पैसों की बैटिंग तक पहुंच गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में शाम ढलते ही कई इलाके स्टंटबाजों के अड्डों में बदल जाते हैं। मसूरी रोड, रायपुर कैनाल रोड, आईएसबीटी और प्रेमनगर रूट, जहां बाइकर्स खतरनाक स्टंट करते दिखते हैं। लग्जरी कारें, हाई एंड बाइक्स और युवाओं की बनी टीमें रोमांच नहीं बल्कि लाइक्स और डिजिटल पहचान की होड़ में ये जानलेवा खेल खेल रहे हैं। हैरानी ये है कि शौक अब पैसों के खेल में बदल चुका है। स्टंट्स पर बैटिंग हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक की रकम लगने की बात सामने आ रही है। कि सर आजकल जैसे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गेन करने के लिए, रील्स बनाने के लिए, अपने फ्रेंड्स में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए कि भाई वो लड़का इतना अच्छा स्टंट्स मारता है एंड ऑल्सो एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं बताता हूँ आपको, इस पर हम बेट्स भी लगाते हैं। काफ़ी बेट्स लगती है इस पर, लाखों लाख रुपए की बेट्स लगती हैं। कौन अच्छे स्टंट्स मार रहा है, किसके पास कितनी अच्छी बाइक है, और सब यही रीजंस हैं इसके। पुलिस के लिए ये खतरनाक शौक अब नई चुनौती बन चुका है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इन स्टंट को कमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एसएसपी देहरादून ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। जब भी इस तरह की जानकारी मिलती, चाहे वो हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्राप्त हो या हमने देखा बहुत सारे जागरूक लोग भी उसकी डालते हैं उस चीज़ों को, जब कोई इस तरह के स्टंट करता है या गलत रैश ड्राइविंग करता है तो डेफिनेटली उस संज्ञान लेकर उस वीडियो का हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। कुछ लोग रील बनाने के लिए उनके ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह के डेंजरस जो स्टंट ड्राइविंग करते हैं इसके बाद जो रील बनाते हैं, तो उस पर भी हमने रील को भी देखते हुए जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है ऐसे लोग को देखकर उस पर भी कार्रवाई करती है। लाइक्स और सस्ती चमक और चंद सेकंड का वीडियो, लेकिन कीमत कभी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। पुलिस की सख्ती के बावजूद ये ट्रेंड बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का हीरो बनने की चाह में कहीं सड़क का जीरो ना बन जाए, ये समझना अब सबसे जरूरी है। सतेंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून बार एसोसिएशन के वकील चैंबर्स की मांग को लेकर लगातार 20वें दिन सड़कों पर रहे। शनिवार को वकीलों ने कोर्ट परिसर से राजधानी के घंटा घर तक रैली निकालकर सरकार पर दबाव बढ़ाया। वकीलों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम चाहिए। देहरादून में वकीलों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। बीते 20 दिनों से बार एसोसिएशन चैंबर्स की मांग पर अड़ा हुआ है। देखिए, हमारी जो ज्ञापन हमने सरकार को सौंपा है उस पर कार्रवाई हो तुरंत, क्योंकि हम आश्वासन और रेवड़ियों से नहीं चलेंगे। हमें तो भाई धरातल पे कार्य दिखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिवक्ता हितों में, वादकारियों के हितों में ये कार्य कर दें तो हमारी तो हड़ताल खुल जाएगी। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। उत्तरकाशी में भालू की दहशत लगातार बनी हुई है। बीती रात निस्मोर गांव के गढ़ियारा तौक में पहुंचकर भालू ने घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत है। उत्तरकाशी में अब तक 9 लोगों पर भालू हमला कर चुका है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे ज्यादा भटवाड़ी इलाके में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। जहां भी निकलना है या घास लेने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ग्रुप में जाएं, अपने पास कुछ डंडे वंडे या इस तरह की चीज़ रखें, क्योंकि उसको भी अपनी डर होती है, ऐसे ग्रुप पे एकदम जल्दी से अटैक नहीं करता है। दूसरा, ये जो कूड़ा कचरा, या जैसे हमारा ये एप्पल ऑर्चर्ड वाला जनपद है, तो ग्रेडिंग के बाद जो बचे हुए उसको ये लोग जगह जगह फेंक दे रहे हैं, उससे भी अट्रैक्ट होकर भालू आ रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए बनाए जा रहे गंगा के घाटों के लिए सैकड़ों हरे भरे पेड़ों को आरी चलाना पड़ रही है। यहां गंग नहर पर शंकराचार्य चौक से अमरापुर घाट तक उत्तराखंड सिंचाई विभाग के लिए गंगा घाटों का निर्माण हो रहा है।
गंग नहर से लगी हुई नहर पटरी पर लंबे समय से संरक्षित किए गए हरे भरे पेड़ पर भी गंगा घाटों की जद में आ रहे हैं, जिसके चलते इन पेड़ों को हटाना जरूरी हो गया है। पेड़ों को हटाए जाने के बाद पर कई पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कोशिश की जाती है कि कम से कम पेड़ों को हटाया जा सके। जब भी इस तरह से जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ हैं, वो हटाए जाते हैं तो उसमें पहली बात तो मिनिमम से मिनिमम हटाए जाते हैं। दूसरे अगर हटाए जाते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन का काम किया जाता है। ये सारे बिंदुओं को ध्यान रखने के बाद ही परमिशंस भी मिलती हैं। तो जो भी विभाग का आगे कोई भी निर्माण कार्य करेगा, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद ही करेगा। ये इरिगेशन विभाग इसमें कर रहा है और DFO से कंसल्टेशन के बाद कर रहा है।